गुड मॉर्निंग क्लास 12। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके हम 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड टॉपिक। क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा सा रिविजन कर ले ताकि क्लियर हो जाए और अच्छे से। इन दिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, व्हेन देयर इज़ अ रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो एट दैट टाइम जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशंस थी वो क्या थी। मेनली उन्होंने हमारे 3 सेक्टर्स टोटली एक्सप्लॉइट कर दिए थे बाय द कॉलोनियल रूल, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो पहला था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड इज इंटरनेशनल ट्रेड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशों से जो व्यापार था उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस लेकर आए, क्या अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड भी लगभग बिल्कुल खत्म सा ही हो गया था। तो वो हम पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। 3 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी उन्होंने मेन। ये 3 चीजों से उन्होंने क्या करा, हमारा फॉरेन ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ खत्म कर दिया। वो क्या था, पहला था हमारा कि हमारी जो इंडिया कंट्री थी वो एक्सपोर्टर बन चुकी थी प्राइमरी गुड्स की, लेकिन सिर्फ किसको एक्सपोर्ट करते थे हम, प्राइमरी गुड्स यानी रॉ मटेरियल्स, टू द ब्रिटेन कंट्री ओनली। और ब्रिटेन कंट्री उन रॉ मटेरियल्स को अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दे आर इम्पोर्टिंग टू अस, हमें ही वापस हमारी ही कंट्री में वापस लेके आते थे, और दे आर सेल देयर प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री एट हाई रेट्स, और उनसे अच्छा हमसे रॉ मटेरियल परचेज करते थे। जूट, कॉटन, रॉ सिल्क और आपका टी, कॉफी, इंडिगो, शुगर, ये सब परचेज करते थे हमसे एज अ रॉ मटेरियल इन चीप रेट, सस्ते दामों में, ठीक है। और उसको परचेज करके अपनी कंट्री में लेके जाते थे और अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज में उनका यूज करते एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उस चीज को हमारी ही कंट्री में लाकर हमें बेचते थे ऊंचे दामों पर और हमसे प्रॉफिट कमाते थे। पहला तो ये था उनका पॉलिसी। फिर दूसरी पॉलिसी क्या थी, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल में क्या था बेटा, कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, मोर देन 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ब्रिटेन के साथ ही करेंगे, किसी और कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और किसी और के साथ अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी, ताकि इंडिया चाहकर भी दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर सके। सिर्फ 2-4 कंट्रीज थी जिनके साथ व्यापार करने की छूट दे रखी थी ब्रिटिशर्स ने। उनमें से कंट्री थी एक चाइना, श्रीलंका और ईरान। इनसे क्या रखा था कि आप ट्रेड कर सकते, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो यू हैव टू पे हाई चार्जेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक। तो ये मोनोपोली पॉलिसी थी उनका, यानी कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर पूरा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी थी, अपने हिसाब से मतलब जहां पर उनको प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिसीज बना रखी थी। फिर लास्ट था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में क्या है बेटा, जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे हमारी कंट्री से गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके, उस प्रॉफिट को वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं करते थे, उस प्रॉफिट को यूज करते थे अपनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। जो इंडिया में ऑफिसेस सेटअप थे ना ब्रिटिशर्स के, उनके डेवलपमेंट के लिए, या ब्रिटिशर्स की अगर किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो पैसा वहां यूज करा जा रहा है, या फिर इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम उसके लिए। देयर इज नॉट अ सिंगल मनी स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया कंट्री। कमा इंडिया से रहे थे बट इंडियन डेवलपमेंट के लिए उसने एक भी पैसा खर्च नहीं करा, ठीक। तो दिस इज आवर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होता है बेटा, कि कैसा बर्थ रेट था हमारा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्या हमारे यहाँ डेथ रेट्स थी, हेल्थ कंडीशंस कैसी थी, एवरेज लाइफ कैसी थी लोगों की। डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो अभी तक आपने पढ़ा हर चीज बुरी ही थी उस टाइम पर, तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसे अच्छी हो सकती है, वो बहुत बेकार है। क्योंकि डेमोग्राफिक कंडीशंस यानी इन चीजों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, मतलब पहले बर्थ रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे तो डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई थे। अगर बहुत ज्यादा बर्थ रेट हाई थे
तो ऐसा नहीं कि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अब से भी ज़्यादा थी, जबकि आज का जो बर्थ रेट है वो उस टाइम से बहुत हाई है, बट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पहले भी बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई थे, पॉपुलेशन कम थी लेकिन बर्थ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। डेथ रेट्स आर ऑल्सो हाई, वो भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसलिए उस टाइम पे जो हमारी दोनों ही पोजीशंस थी, बोथ पोजीशंस आर वेरी पुअर। नियर अबाउट 1000 पीपल्स में से 48, अगर मान लो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं या 1000 लोग हैं तो उसमें से 40 या 50 तो रोज मरते ही थे। ठीक है, ऐसे ही जन्म का भी था कि बर्थ रेट्स क्या थे, पर 1000 में कितना था, 40 था ही था। फिर जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है दैट वाज वेरी लो। पहले लोगों की एवरेज लाइफ जो थी वो सिर्फ 32 ईयर्स ही थी। एट प्रेजेंट जो हमारी एवरेज लाइफ है वो कितनी है, हमारी नियर अबाउट 69.4 यानी 70 ईयर्स। अब आप कहोगे पहले के लोग तो 100 साल जीते थे, अब तो शायद ही मुश्किल से कोई सोने को, तो 100 साल वाले लोग थे ही कितने, बहुत कम। डेथ रेशोज थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, इसलिए पहले लोगों की जो एवरेज लाइफ थी, लोग पहले जो बीमारी लग गई, पहले बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिनकी कोई इलाज नहीं था, कोई दवाइयां नहीं थी, जो आज कॉमन है, जिनकी दवाई इजीली अवेलेबल है। तो पहले जो इंसान था वो इलाज ना होने की वजह से मर जाता, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसा ना हो, क्योंकि पहले पॉवर्टी बहुत थी हमारी कंट्री में, तो पैसा नहीं है इसलिए भी डेथ ज्यादा थी। तो इसलिए पहले के टाइम पे हमारा जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ रेशो था दैट वाज वेरी लो, इट वाज 32 ईयर्स ओनली। एट प्रेजेंट इट इज 69.4 यानी अप्रॉक्स 70 ईयर्स हमारा एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ रेशो है। फिर हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, वही जो हमारे डेथ रेट्स हाई हैं, बर्थ रेट्स हाई हैं, एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी और एट प्रेजेंट हाई है। तो इसका मतलब उस टाइम जो हमारा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज थी वो क्या होंगी, दैट वाज वेरी पुअर, बहुत बेकार रही होंगी। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो लाइफ थी वो लोगों की बहुत छोटी थी। फिर हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशो मतलब जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 1 साल से कम होती है, उन बच्चों का जो सर्वाइवल रेशो था, सर्वाइव करने का रेशो था, वो भी बहुत कम था। अगर 1000 बच्चा पैदा होता उसमें से कम 250 बच्चा रोज मर जाया करता था, क्योंकि उस टाइम वही सेम रीजन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, घर में ही डिलीवरी होती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था बच्चे को। और या हम कह दें कि आज के टाइम में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले एक लिस्ट आ जाती है, भाई ये वैक्सीनेशन होना है बच्चे के, ये दवाई पिलाई जाएंगी, ये टीके लगेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होती है बहुत वीक होती है, उसको सर्वाइव करने के लिए, वो इस दुनिया में जीवित रह सके, उसके लिए उसके वैक्सीनेशन होते हैं, ताकि अगर कोई बीमारी लगे तो वो उसके अंदर वो ताकत हो उस बीमारी से लड़ने की। पहले ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए पहले जो छोटे बच्चे थे, 1 साल से कम बच्चे जो हुआ करते, उनका मरने का रेशो बहुत ज्यादा हाई था। 1000 में से लगभग 218 बच्चा जी नहीं पाता था, मर जाता था। तो इसलिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशो जो दैट वाज वेरी हाई, वो भी सेम रीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। फाइन। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हमारे यहाँ पहले पुअर पॉवर्टी जो थी बहुत ज्यादा थी। इंडिया में जो पॉवर्टी इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ इन द कॉलोनियल पीरियड एंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमसे पैसा कमाया तो, बट हमें पैसा कमाने नहीं दिया। अगर हम खेती कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो पे तो करते थे, लेकिन वो पेमेंट कितना होता जितना कि खर्चा निकल जाए बस, यानी वो फसल दोबारा खड़ी हो जाए बस। उसके बाद उसकी फैमिली क्या खाएगी, कैसे रहेगी, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। मतलब जो प्रॉफिट था वो उनकी जेब में, कॉस्ट आपको पे कर दिया कि लो भाई ये कॉस्ट है, खर्चा है, इतने में अगली फसल दोबारा उगा लेना। अरे फसल तो वो उगा रहा है लेकिन फसल खाने पीने की तो नहीं है, गेहूं चावल दाल वो कहाँ से लेगा। अगर कोई जूट प्रोड्यूस कर रहा है या कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है तो जूट और कॉटन को थोड़ा कोई खाएगा, वो तो ब्रिटिशर्स ने परचेज कर लिया एट लो कॉस्ट। तो इसलिए जो हमारे इंडिया में पॉवर्टी पीरियड स्टार्ट हुआ या जो पॉवर्टी बहुत ज्यादा फैली वो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिशर्स के दौरान ही फैली। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से जो सारा कैश था, जो प्रॉफिट था, वो सक कर लिया था और उस कैश और उस प्रॉफिट को अपनी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया था। दे वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे इंडियन इकोनॉमी का यूज करके, और ऐसा ही उन्होंने करा भी। फाइन, थैंक यू क्लास।